पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इंडक्टर का चैप्टर। आइए फिर से शुरू करते हैं माई सफर और एक-एक चीज़ को अच्छे से सीखेंगे। आ जाओ। ये है प्रेरित्र, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे और लास्ट के अंदर हम पढ़ चले थे। ओहो हो! थोड़ा-सा इसको समझा देते हैं। देखो बेटा, लास्ट के अंदर हमने 3 तरह के प्रेरक को पढ़ा था, 3 तरह के इंडक्टर को पढ़ा था, है ना? प्रेरक को। पहला हमारा क्या था? एयर कोर, जो मैंने बताया था अंदर की तरफ केवल हवा होती है। बेटा इसके अंदर हवा होती है ना, तो इसको क्या बोला जाएगा? एयर कोर। हिंदी में लिख देता हूँ, वायु कोर, है ना? वायु कोर इंडक्टर, ठीक है? उसी प्रकार ये दूसरा क्या था बेटा, जो मैं बता रहा था ना आपको फेराइट, जो कि उच्च आवृत्ति पे यूज़ करते हैं, बेटा ये है फेराइट। इसके अंदर ये किसका बना होता है? ये लोहा प्लस कार्बन का बना होता है ना? और इसके ऊपर वाइंडिंग होती है, बस। बेटा ये क्या है? फेराइट कोर। और ये आप सभी पढ़ चुके हो, जैसे ट्रांसफार्मर में कोइल की भी होती है ना, और बेटा ये क्या है? परमानेंट, तो इसे कहते हैं लोह कोर। लोहा कोर, ठीक है? ये चित्र इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि आपको थोड़ी-सी समझ बने कि आप चीज़ें पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है? चलिए, अब हम जो लास्ट के अंदर जो टॉपिक था, कौन-सा था? युग्मन गुणांक का या फिर म्यूच्यूअल कोएफिशिएंट का, उसके लिए, ठीक है? कप्लिंग कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ते हैं। आ जाओ बेटा। अब वैसे तो शायद पढ़ लिया था हमने, थोड़ा-सा लिख देते हैं इसके बारे में। युग्मन गुणांक, युग्मन गुणांक या इसको कहते हैं संयोग कारक, और आप इसको किस नाम से जानते हैं? कपलिंग फैक्टर के। कपलिंग फैक्टर वैसे आपको पढ़ा दिया था, लेकिन थोड़ा-सा इसको रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है बेटा? सबसे पहले तो इसको किससे दर्शाते हो? तो इसे किससे दर्शाते हो बेटा? इसे के द्वारा के द्वारा दर्शाया जाता है। अब बेटा एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है आइडियल तौर पे कितना होना चाहिए और एक पूछा जाता है प्रायोगिक तौर पे कितना होना चाहिए। तो लिखो बेटा, आम तौर पर, यानी कि एक तो पूछेगा आम तौर पर, तो बेटा आम तौर पर यानी कि जनरली आम तौर पर के का मान क्या होता है? के का मान सदैव क्या होता है बेटा? 1 से कम। सदैव क्या होता है? 1 से कम। 1 से कम। आदर्श परिस्थितियों में कितना होता है? 1। तो लिखो बेटा आदर्श परिस्थितियों में कितना होता है? लिखो। यानी कि आदर्श नहीं, अधिकतम। पूछा जाएगा अधिकतम, अधिकतम के का मान कितना होता है? तो बेटा के का अधिकतम मान कितना होता है? क्या होता है? इकाई, यानी कि 1। ठीक है। अब बेटा इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने आदर्श ट्रांसफार्मर पूछा जिसके अंदर किसी की लॉस नहीं होता है ना? तो बेटा उसके अंदर के का मान कितना होता है? तो आज जाइए जानते हैं। तो बेटा आदर्श ट्रांसफार्मर के अंदर के का मान कितना होता है? 0। तो बेटा आदर्श ट्रांसफार्मर में आपके के का मान कितना होता है? 0 होता है। और बेटा एक आपका सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, आपने आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का नाम सुना हुआ है? बेटा जिसमें टर्नों की संख्या बराबर होती थी N1 बराबर N2, बेटा उसके अंदर पूछा जाता है। तो लिखो बेटा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, एक पूछा जाता है बेटा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। इसको कंफ्यूज मत करना बेटा, आप हर बार गलत करते हो, अब मत करना। आइसोलेशन, आइसोलेशन यानी कि ऐसे ट्रांसफार्मर जिसकी दोनों कुंडलियां आइसोलेट है, अकेली है, तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में बेटा 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं यही लिख देता हूं, है ना? ट्रांसफार्मर, फार्मर में बेटा के पूछेगा ना, तो के का मान होता है 0। लेकिन बेटा यहीं पे अगर ये पूछेगा ना N1 N2 क्या होता है? N1 बराबर N2 होता है। ये अनुपात बेटा 1:1 होता है। ये छोटे-छोटे क्वेश्चन ध्यान रखना बेटा, हमेशा अपने को कंफ्यूज करते हैं ना। ये क्या है? टर्न रेशियो। इसलिए मैंने यहीं पे लिखा दिया क्योंकि हमारे विद्यार्थियों को मार्क्स अच्छे लाने हैं, ठीक है? चलो अगला पढ़ते हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये तो था आपके आइसोलेशन के बारे में। अब बेटा ये प्रेरक है तो कुछ ना कुछ बाधा देगा, तो बेटा उस बाधा को कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। आइए दोस्तों जानते हैं प्रेरकीय प्रतिघात के बारे में। प्रेरकीय प्रतिघात कौन देगा? प्रेरकी देगा सर, प्रतिघात। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो इसे दर्शाते कैसे हैं? तो बेटा इसे दर्शाते किससे हैं? एक्सएल से। तो आप सभी जानते हैं इसे, इसे एक्सएल द्वारा दर्शाया जाता है।
अब दूसरा, इसका सूत्र क्या होता है? तो बेटा इसका सूत्र, या डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा, सूत्र क्या होता है इसका? एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल। और आप सभी जानते हैं इस ओमेगा का मान कितना होता है? ओमेगा होता है बेटा कोणीय आवृत्ति। क्या होती है? कोणीय आवृत्ति, है ना। और बेटा कोणीय आवृत्ति का इकाई पूछे तो बोलना क्या होता है? रेडियन। रेडियन प्रति सेकंड। क्या होती है? रेडियन प्रति सेकंड। हिंदी में लिख देता हूं, रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, यानी कि ओमेगा का मान और क्या जानते हैं? ओमेगा बराबर होता है बेटा 2 पाई एफ, है ना। और एफ क्या होती है बेटा? हर्ट्ज इकाई। ठीक, तो यहां से ओमेगा की जगह लिखा मैंने 2 पाई एफ और एल, है ना बेटा। ये क्या आ गया? एक्सएल का मान। और बेटा इसकी इकाई क्या होती है? ओम होती है। ठीक है बेटा। चलिए तो लिखो बेटा, इसकी इकाई, इसकी इकाई क्या होती है? ओम। क्या होती है? ओम होती है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, ये सारी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो। अब बताओ बेटा, इसकी परिभाषा क्या होती है? तो प्रेरकत्व का वह गुण जो कि प्रवाहित धारा का विरोध करता है, और इस विरोधी स्वभाव से जो बाधा उत्पन्न होती है ना बेटा, वो क्या कहलाती है? प्रेरकीय प्रतिघात। तो लिखो बेटा, जैसा कि हमें ध्यान है कि प्रेरक प्रेरक द्वारा धारा प्रवाह में धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा को ही क्या कहा जाता है बेटा? को प्रेरकीय प्रतिघात कहा जाता है। को प्रेरकीय प्रतिघात को प्रेरकीय प्रतिघात कहा जाता है। यानी कि जो धारा, प्रेरक द्वारा जो धारा परिवर्तन में बाधा होगी ना, जैसे करंट प्रवाह में बाधा प्रतिरोध दे रहा था, वैसे यहाँ पर जो इसके द्वारा भी जो बाधा होगी ना बेटा, उसको क्या बोलोगे? प्रेरकीय प्रतिबाधा। अब बताओ ये किस में होगी? तो बेटा ध्यान रखना है, यह बाधा केवल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, यह बाधा केवल किस में देगा? तो केवल प्रत्यावर्ती धारा में देगा। प्रत्यावर्ती धारा में ही होगी। डीसी में क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो जीरो हो जाएगी। अभी बताता हूं बेटा, यह धारा बेटा डीसी में आवृत्ति क्या होती है? शून्य, इसलिए प्रतिघात भी शून्य होता है। तो यहां लिखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डिस्ट धारा होती है ना बेटा, डिस्ट धारा, इसकी आवृत्ति क्या होती है? आप सब जानते हो, एफ बराबर 0। अतः बेटा डीसी के लिए जो प्रतिघात होता है ना, वो उसका मान भी क्या होता है बेटा? 0। क्या होता है? 0। क्यों? क्योंकि x बराबर क्या होता है बेटा? 2 पाई f इंटू एल, है ना। और f का मान अगर 0 रखोगे तो बेटा x का मान भी क्या आ जाएगा? 0। तो ये क्या होती है बेटा? हमेशा शून्य। ठीक है, किसके लिए? डीसी के लिए। किसके लिए? डिस्ट धारा के लिए। इसलिए बेटा ये धारा हमेशा किसकी होती है? प्रत्यावर्ती धारा की। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब बेटा इसके बाद हम देखेंगे कि प्रेरक में क्या होता है बेटा। तो प्रेरक में ऊर्जा संरक्षित होती है। किस रूप में होती है? चुंबकीय रूप में होती है। किसके कारण होती है? तो धारा के कारण होती है। उसका सूत्र क्या होता है? हाफ एल आई स्क्वायर। बेटा इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आओ बेटा, प्रेरक द्वारा संग्रहित ऊर्जा एफ, प्रेरक द्वारा संग्रहित, प्रेरक द्वारा संग्रहित ऊर्जा यानी कि स्टोर्ड एनर्जी क्या होती है बेटा, उसके बारे में पढ़ते हैं। आ जाओ, पहला क्वेश्चन तो हमारा वही है बेटा। तो इसे दिखाओगे किससे? तो इसे ई एल द्वारा दर्शाया जाता है। देखो मैं क्यों बताता हूं। इसे ई एल यानी कि एनर्जी इन इंडक्टर, इसे ई एल द्वारा दर्शाया जाता है प्रायोगिक तौर पे। ठीक है, अब बेटा इसका मान क्या होता है? तो इसका सूत्र क्या होता है बेटा? ये होता है ई एल बराबर बेटा क्या होता है? हाफ एल आई स्क्वायर, है ना। अब आप देखेंगे सर इसमें आई क्यों आया? तो आप खुद देखो बेटा, ये इंडक्टर है और इस इंडक्टर में मैं जब धारा डालूंगा ना, तब बेटा क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तब मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यानी कि आपको याद हो गया ना आई क्यों आया। बस इसी तरह से आपको याद करना है ना। तो ई एल बराबर क्या होता है बेटा? हाफ एल आई स्क्वायर होता है। अब बताओ बेटा ये क्या होगा?
प्रेरक क्या करता है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र में धारा इकट्ठी करता है। तो बेटा ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, प्रेरक किस रूप में करता है बेटा, तो प्रेरक सदैव बेटा किस रूप में धारा इकट्ठी करता है, सदैव चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में धारा क्या करता है बेटा, संग्रहित करता है, इकट्ठी करता है, संग्रहित करता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। और क्या ध्यान रखोगे बेटा, इसमें ध्यान रखना, ये आप सभी जानते हैं, इस सूत्र में क्या होता है बेटा, जहां जहां एल जो है बेटा क्या है, वो क्या है, स्वप्रेरकत्व है ना, है ना, जिसकी इकाई क्या होती है, हेनरी होती है। और बेटा आई क्या है, प्रवाहित धारा का मान है, इस धारा का मात्रा क्या होता है बेटा, एम्पीयर। ये सारी चीजें ध्यान रखना बेटा इसके बारे में, संग्रहित ऊर्जा के बारे में, ठीक है। अब बेटा आप क्या है, अब आपके लिए एक बढ़िया क्वेश्चन है। अब आपने प्रेरक को देख लिया, प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, प्रेरक में ऊर्जा कौन सी होती है और किस फॉर्म में इकट्ठी होती है चुंबकीय क्षेत्र में। अब देखते हैं कि प्रेरक का संयोजन कैसे करते हैं। तो बेटा हर छोटी छोटी चीजों पर प्रकाश डालना जरूरी है, ठीक है। आइए जानते हैं बेटा प्रेरक के संयोजन। क्या जानेंगे बेटा, प्रेरकों के संयोजन, यानी कि अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, प्रेरकों के हम वो सभी सूत्र पढ़ेंगे बेटा जो एग्जाम की दृष्टि से जरूरी है। प्रेरकों के संयोजन, है ना, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से आईटीआई के स्तर तक और डिप्लोमा के स्तर तक जरूरी है ना। प्रेरकों के संयोजन, ठीक है बेटा, प्रेरकों के तो आमतौर पे बेटा प्रायोगिक रूप से ये दो प्रकार के संयोजन होते हैं, आप सभी जानते हैं। पहला कौन सा होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। प्रायोगिक तौर पे दो ही होते हैं बेटा, श्रेणी क्रम, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, समानांतर क्रम संयोजन। एक एक करके इसके सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, डॉट कन्वर्जन पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, समानांतर क्रम। आइए, तो पहला क्या है बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, है ना, श्रेणी क्रम संयोजन किसका, इंडक्टरों का। आ जाओ बेटा, अब इसमें क्या ध्यान रखना है बेटा, सबसे पहले इसे श्रेणी क्रम क्यों कहा जाता है बेटा, क्योंकि इसमें सभी प्रेरक बेटा क्या होते हैं, श्रेणी में जुड़े होते हैं। तो लिखो बेटा, इस प्रक्रिया में सभी प्रेरक बेटा कैसे जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। श्रेणी क्रम में क्या होते हैं बेटा, जुड़े होते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में सभी क्रम कैसे होते हैं बेटा, श्रेणी क्रम में होते हैं, और प्रतिरोध के भांति सभी का क्या होता है बेटा, बीजगणितीय योग होता है, तथा प्रतिरोध की तरह तथा प्रतिरोध की तरह सभी प्रेरकों का क्या होता है बेटा, तुल्य क्या होता है, बीजगणितीय योग के बराबर, यानी कि उसे जोड़ देते हैं, बीजगणितीय बीजगणितीय योग होता है, ठीक है, योग होता है। अभी डॉट वाले बाद में बताएंगे बेटा। तो देखो इस तरह से हम क्या समझेंगे, मान लो ये मेरा एक क्या प्रतिरोध प्रेरकत्व है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इस तरह मान लो मेरे पास n है, ठीक है बेटा, और यहाँ पर क्या है, आपका एक स्रोत लगा दिया जाता है v। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। मान लो बेटा ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, इस तरह मेरे Ln है। तो बेटा यहाँ से तुल्य, जैसे प्रतिरोध आप पढ़ चुके हो, तो बेटा यहाँ पर n जो होगा ना बेटा, उसका तुल्य कितना हो जाएगा, इन सभी के योग के बराबर हो जाएगा, यानी कि L1 प्लस L2 प्लस L3 और से लगा कर बेटा Ln। बोलिए सही, समझ में आ गया बेटा। इसी तरह एक और होता है हमारा समानांतर क्रम संयोजन, बहुत आसान है बेटा, बिल्कुल प्रतिरोध के जैसे, है ना। आ जाओ, दूसरा है बेटा समानांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। इसमें क्या होगा, सारे प्रेरक कैसे लगे होंगे बेटा, समांतर क्रम में जुड़े होंगे। तो इसमें सभी प्रेरक कैसे जुड़े होंगे, समानांतर। इस प्रक्रिया में बेटा सभी प्रेरक कैसे होंगे,
सभी प्रेरक कैसे होंगे बेटा? समानांतर क्रम में जुड़े होंगे। समांतर क्रम में जुड़ते हैं, नंबर एक बात। और क्या होगा बेटा? इसमें भी प्रतिरोध के भांति क्या होगा बेटा? प्रेरकों का व्युत्क्रम होगा वो अलग अलग के बराबर होगा, यानी कि इसमें जो तुल्य प्रेरकत्व होगा ना बेटा, तुल्य प्रेरकत्व, सभी प्रेरकत्व के व्युत्क्रम यानी कि उल्टे, अभी समझाता हूं बेटा, व्युत्क्रम व्युत्क्रमों के योग के बराबर होगा, के योग के बराबर होता है। आइए जानते हैं कैसे, आइए जानते हैं कैसे। अब देखो बेटा, इसको कैसे समझेंगे कि माना ये मेरी एक श्रृंखला है, ठीक है, और सबको समानांतर होता है और समांतर में वोल्टेज बराबर होती है, बस वही। ये पहला L1, ये क्या है बेटा? दूसरा L2, इसी तरह बेटा ये क्या है? तीसरा L3, और इसी तरह मेरे पास N इंडक्टर लगे हैं मान लीजिए, है ना। तो बेटा यहां से क्या निकालोगे आप? L तुल्य, है ना। तो प्रतिरोध में जो सूत्र लगाते हैं वो यहाँ लगाइए बेटा। तो 1/LN इसके लिए क्या हो जाएगा? 1/L1, 1/L2 से लगाकर 1/L3, यानी कि 3 नहीं N, यानी कि Nवा। ठीक है, समझ गए? समझ गए। और समान बेटा, अगर फिर भी यहां पर मान लीजिए, माना सभी माना सभी जो प्रेरक है मेरे समान मान के, है ना, प्रेरक समान मान के, ये स्पेशल केस है, देख लीजिए बेटा, सभी प्रेरक समान मान के हैं, मान के हैं, तो बेटा प्रतिरोध की तरह यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 1/LN बराबर क्या हो जाएगा बेटा? या डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि LN बराबर, यानी कि नेट बराबर कितना हो जाएगा? L बटे में N, यानी कि उसका डिवाइड। ठीक है बेटा। उसी तरह बेटा श्रेणी में भी ऐसा होता है कि मान लीजिए सब बराबर है, तो यहाँ लिखा माना, माना सभी मेरे प्रेरक क्या है बेटा? बराबर है, प्रेरक समान है, तो बेटा इसके लिए क्या हो जाएगा? सेम प्रतिरोध की तरह LN बराबर क्या हो जाएगा? N इंटू L। ठीक है, बस ये छोटी छोटी चीजें याद रखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब बेटा ये तो था कि सामान्य रूप से कैसा होता है, लेकिन आपको पता है इंडक्टर की पोलैरिटी भी होती है। जब आगे मशीनें पढ़ोगे, उसके बाद बड़ी क्लासों में जाते हो ना, तो बेटा वहां पर पोलैरिटी यानी कि ध्रुवता को बहुत महत्व दिया जाता है। तो बेटा छोटी चीज नहीं जानोगे जब तक बड़ी चीज कैसे जानोगे, है ना। तो जानते हैं कि इस पर ध्रुवता का क्या प्रभाव होता है। तो आओ बेटा जानते हैं प्रेरकों पर ध्रुवता का प्रभाव। प्रेरकों पर ध्रुवता यानी कि पोलैरिटी, है ना। बहुत आसान फॉर्मूले हैं, अभी मैं याद करा दूंगा बेटा। पोलैरिटी का प्रभाव, आप बस इंटरेस्ट बना के पढ़ते रहो, है ना। ठीक है, चलिए बेटा, ध्रुवता का प्रभाव। अब देखो बेटा, प्रत्येक प्रेरक के सापेक्ष ये किससे निरूपित किया जाता है? तो ये डॉट से निरूपित किया जाता है। तो यह प्रभाव, कौन सा प्रभाव? ध्रुवता का प्रभाव। यह प्रभाव प्रेरक पर, प्रेरक पर किससे निरूपित किया जाएगा? डॉट से। डॉट, ये देखो बेटा लिखा मैंने डॉट, यानी कि ऐसे से निरूपित किया जाता है, से दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। अब इसका अर्थ क्या होता है? आओ जानते हैं बेटा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है बेटा? इस छोर से धारा गई है, इस छोर से धारा ने, धारा ने प्रवेश लिया है या नहीं। बेटा ये डॉट क्या बताता है कि इस छोर से धारा प्रवेश ली है या नहीं। देखो बेटा एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण, उदाहरण समझो बेटा पहले इसका। मान लीजिए बेटा ये है और इसका पॉइंट यहाँ लगा है। अब यहाँ से धारा गई है, तो देखो यहाँ क्या है, ये बता रहा है कि इस डॉट से धारा गई है यहाँ। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। या बेटा यहां से धारा गई है और ये बता रहा है कि इस डॉट से धारा बाहर निकली है। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेटा? ये कौन सी प्रकृति है और ये कौन सी है? तो ये बताता है कि यहां से धारा प्रवेश हुई है, तो ये डॉट क्या बता रहा है कि यहां से मेरी धारा प्रवेश हुई है, और ये बता रहा है धारा निकल रही है। तो ये क्या बताता बेटा? यहां से धारा ने क्या किया बेटा? प्रवेश किया है ना।
और ये क्या बता रहा है बेटा कि यहां से धारा क्या हुई बेटा, निकल रही है। अब इसका मतलब क्या है, अभी आगे समझ में आ जाएगा। निकल रही है, पहले छोटी चीज समझो, ठीक है, ये चीज समझ में आई, पक्का पक्का। अब इसका नियम क्या है बेटा, इसका नियम क्या है, या तो ये एडिटिव होगी या सब्ट्रैक्टिव। बेटा देखो इसका नियम क्या है, इसका नियम क्या है, देखो इसके बेटा दो नियम है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके नियम क्या है वो जानो बेटा। अब देखो इसका नियम क्या है बेटा, सबसे पहले डॉट अगर लगा हुआ है, अगर डॉट लगा हुआ है और डॉट नहीं लगा है, इसका नियम क्या है, या तो डॉट लगा है या फिर क्या है बेटा, डॉट नहीं लगा है। ये देखो डॉट नहीं लगा है। भाई या तो क्या करेंगे, वाइंडिंग के ऊपर डॉट लगा हुआ होगा या डॉट नहीं लगा होगा, यानी कि खाली है। तो बेटा इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये है, अगर डॉट लगा है तो ये कौन सी वाइंडिंग है, एन है। अगर डॉट है तो बेटा ये क्या है, एन है, यानी कि एन पोल है। क्या है, एन पोल, ठीक है। और अगर डॉट नहीं है तो बेटा ये कौन सा है, एस पोल है। कौन सा है, एस पोल है। अब देखो बेटा मैं बताता हूं कैसे, एक एक चीज समझो तो समझ में आएगा बेटा। यहां से धारा गई यानी कि ये वाइंडिंग का कौन सा पोल है बेटा, एन। यहां डॉट नहीं है यानी कि ये क्या है, एस, ठीक। यहां वाइंडिंग का क्या है बेटा, देखो इसको एग्जांपल लेके समझो, तो यहाँ क्या हो गया बेटा, एस, और ये क्या हो गया, एन। बोलो समझ में आया, समझ में आया बेटा, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए, चलो ठीक, समझ गए बेटा। इसी तरह यहाँ पे भी मिटा देते हैं, ठीक। चलो अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ डॉट है तो ये एन है, ये एस है, ये एस है, ये एन है। इतनी चीज समझ में आई, इतनी सौ समझ में आई, ठीक है, ठीक है। सिंपल सा ध्यान रखना है, इसका डॉट का मतलब क्या है, एन पोल, और डॉट नहीं है तो एस पोल, है ना, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। अब बेटा इसके अंदर क्या होती है, दो तरह की प्रक्रियाएं होती है, दो प्रक्रिया होती है। पहली प्रक्रिया क्या होती है, योगात्मक, या रुकिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ये समझ में आ गया ना, हाँ अब आ गया हो बेटा। इसमें कौन कौन से संयोजन होते हैं, तो पहला होता है बेटा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, अब देखो बेटा आराम से समझना, सब चीजें समझ में आ जाएगी। श्रेणी क्रम संयोजन, अब ये श्रेणी क्रम संयोजन किसका, डॉट का, किसका, डॉट का, ठीक है बेटा। अब मान लो मैं आपके सामने दो चीजें लिख रहा हूं, देखो बेटा, एक संयोजन है ये वाला, ये दो कुंडलियों का संयोजन है, ठीक है। अब देखो या तो ये हो सकता है बेटा संयोजन, या फिर बेटा क्या हो सकता है, ये, देखते रहना आराम से। अब देखो बेटा, या तो मैंने डॉट लगा दिया यहाँ पर और इसके भी लगा दिया यहाँ पर, या फिर दोनों ही मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब आराम से देखो, एक बार गौर से देखो, इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी है। देखो बेटा इसका मतलब क्या है, यहां से अगर धारा डालूंगा ना बेटा, यहां से मान लो मैंने धारा डाली है ना, तो इसमें इसके भी एन छोर से धारा गई है और इसके भी एन छोर से धारा गई, ठीक है। यानी कि ये एन है, ये एस है, ये एन है, ये एस है। इसका मतलब क्या है, दोनों क्या है, योग कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर, यहां से अगर मैंने धारा डाली है, ठीक है, ये धारा डाल दी, ठीक है। अब बेटा जहां डॉट होता है वहां क्या होता है, एन, और ये क्या होता है, एस, और ये क्या हो जाएगा बेटा, एस, ये क्या हो जाएगा, एन। यानी कि यहाँ भी एन छोर से धारा निकली है और यहाँ भी एन छोर से धारा निकली है, यानी कि यहाँ पर भी क्या है बेटा, योगात्मक। तो ये दोनों क्या है बेटा, योगात्मक प्रक्रिया है। अब आप बिल्कुल समझ चुके हैं, तो मैं आराम से बना देता हूं यहाँ पर, कि अगर ये वाले दो क्रम आपको कहीं दिखे, ठीक है, या फिर ये वाले अगर दो क्रम आपको दिखे, ठीक है, यहाँ पर डॉट और यहाँ पर डॉट, और एक में क्या है बेटा, यहाँ पर डॉट और यहाँ पर, तो इन दोनों कनेक्शन के लिए, इन दोनों कनेक्शन के लिए आपका तुल्य कितना हो जाता है बेटा, ये पूछते नहीं है पर थोड़ा सा ध्यान में रखो, क्या है कि एग्जाम में थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है। तो बेटा यहाँ पर जो एल तुल्य आएगा ना, एल तुल्य, वो कितना हो जाएगा बेटा, योगात्मक के लिए L1 प्लस L2, और बस ये तो आपको ध्यान ही है कि श्रेणी में जुड़ती है ना। अब इन दोनों का जो म्यूचुअल आएगा ना बेटा, इन दोनों का म्यूचुअल M, है ना, इसकी बात है सारी। तो बेटा इसमें क्या होगा, योगात्मक है तो प्लस 2m कर दो, बस खत्म। याद हो गया बेटा आपको, याद हो गया आपको, ठीक है, समझ गए, बोलो
समझ गए ना? आसान है ना बेटा? आसान है? ठीक है, बहुत अच्छे। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं पहला कनेक्शन और क्या नाम है बेटा इसका? समान ध्रुवता। समान ध्रुवता। चलिए बहुत बढ़िया। अब बेटा दूसरा कनेक्शन आता है असमान ध्रुवता। क्या नाम है इसका? असमान ध्रुवता। नाम से नहीं पता चल रहा है? असमान ध्रुवता, यानी कि जो अलग-अलग जगह से आएगा और जाएगा, है ना? तो बेटा अब भी समझा देता हूँ मैं आराम से। वापस से बेटा ये कनेक्शन बनाओ, 1 ये 2, ठीक है? और यहाँ बनाओ बेटा 1 और ये 2। अब इसमें क्या होगा बेटा पता है? अगर यहाँ से आप करंट डाल रहे हो, तो मैं एक पॉइंट बनाया यहाँ पर, यानी कि इसके तो एंट्रेंस में मिला, है ना? और इसमें देखो बेटा यहाँ पर मैंने डॉट लगा दिया, यानी कि इसके लीव पर मिला, है ना? यहाँ से जो धारा घुसी है और यहाँ से निकली है। तो ये दोनों क्या है बेटा? असमान ध्रुवता है कि नहीं? देखो, ये N हो गया आपका, ये S हो गया, ये क्या हो गया वापस से N हो गया, ये S हो गया। बेटा देखो यहाँ से N से जा रही है और यहाँ से N से निकल रही है, तो अलग हो गया ना? यहाँ पे देखो बेटा, एक पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया और यहाँ पर देखो बेटा, ये N से निकल रही है और ये N से जा रही है ना? बस इतना अगर आपको समझ में आ गया, तो बेटा आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे और यहाँ से बेटा इसका तुल्य क्या होता है? यहाँ से इसका तुल्य क्या हो जाएगा? सिंपल सा, ये क्या है? असमान है तो माइनस कर दो, तो तुल्य क्या हो जाएगा बेटा? L1 L2 तो सेम ही रहेगा या -2m कर देना, ठीक है? समझ गए? तो मैं इसको वापस लिख देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। ये लो, अब मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है? तो ये अगर इस तरह का संयोजन हो, है ना? म्यूचुअल क्या है दोनों का? तो ये L1 है, ये L2 है, इन दोनों के बीच में क्या है? M है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे डॉट लगाया और ये यहाँ पे, ठीक है? बस ये 2 कनेक्शन हो तो आपको वह वो फॉर्मूला लगाना है, नहीं तो ये, ठीक है? आई होप मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाया हूँ, ठीक है? बस ये 2 कनेक्शन होते हैं। ये किसके कनेक्शन है बेटा? श्रेणी के। किसके है? श्रेणी के। इसी तरह समानांतर के 2 फॉर्मूले आपको याद करा दूंगा, है ना? ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक? चलिए बेटा, अब अगला जो हमारा कनेक्शन है, वो क्या है? समानांतर क्रम संयोजन। देखो इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत आसान है। देखो यहाँ पर भी डॉट, यहाँ पर ये धारा जा रही है, यहाँ से भी धारा है, दोनों समान जगह से जा रही है तो प्लस लगा दो। यहाँ देखो बेटा, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है तो प्लस लगा दो। यहाँ से निकल रही है और यहाँ जा रही है तो बेटा माइनस, यहाँ से जा रही है और यहाँ से निकल रही है तो माइनस, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक? समझ गए? इसी तरह बेटा समानांतर क्रम संयोजन है, यदि प्रेरक क्या हो? समानांतर में हो। तो आगे आओ सेकंड, यदि प्रेरक क्या हो बेटा? समांतर में हो। समांतर में हो तो बेटा 2 फॉर्मूले हैं और ये भी खत्म, ठीक है? समांतर में हो। आ जाओ समझते हैं, ठीक है? बेटा इसमें भी क्या होगा? वही होगा, समान ध्रुवता और असमान ध्रुवता। तो पहला क्या है? ए, समान ध्रुवता। समान ध्रुवता, ठीक है? वैसे तो आज तक नहीं पूछा है आपको कोई क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं। दूसरा क्या है बेटा? असमान ध्रुवता। असमान ध्रुवता। आपको केवल बेटा 2 वाला याद रखना है। मैं कह रहा हूँ ना बेटा, बिल्कुल अच्छे से। आजकल हार्ड नहीं बन रहे हैं पेपर, पेपर आसान बन रहा है, पर आपको तरीका ध्यान होना चाहिए, ठीक है? चलो समान ध्रुवता, ये लो बेटा, अभी आप खुद ही जान जाओगे। देखो ये समांतर प्रतिरोध तो निकाल सकते हो ना, x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2, बस उसके बाद तो मैं याद करा दूंगा। मान लो ये L1 है, ये L2 है, ठीक है बेटा? अब देखो यहाँ से धारा जा रही है और यहाँ से धारा, बेटा यहाँ से जो धारा इसके भी इनपुट में, इसके भी इनपुट में, यानी कि दोनों जुड़ेगी, बिल्कुल जुड़ेगी। अब देखना बेटा, या फिर क्या हो सकता है, या मैं एक बार समान वाला लिख देता हूँ, है ना? या फिर ये कनेक्शन क्या हो सकता है बेटा? ये, यानी कि देखो बेटा, यहाँ से भी निकल रही है धारा, यहाँ से भी, यहाँ से जो घुसेगी ना बेटा निकलने वाली, ये भी निकलने वाली, यानी कि ये भी समान ध्रुवता है, बिल्कुल है। तो बेटा ये दोनों कनेक्शन आपको कहीं दिख जाए ना, और इन दोनों के बीच का M है मान लो म्यूचुअल, और ये भी बेटा M है, ये दोनों अगर कनेक्शन कहीं दिख जाए डॉट वाले, तो बेटा इस दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला लगेगा। मैं अभी याद करा देता हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब भी समान ध्रुवता होगी, तो ये तो आपको सबको पता है ना बेटा, L तुल्य। सबसे पहले अगर मान लो ये प्रतिरोध होते तो क्या होता है बेटा? L1 L2 बटे में क्या होता है? L1 प्लस L2। ये ठीक है। अब देखो बेटा ये क्या है? L1 L2 है ना, है कि नहीं? अब यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है माइनस, और देखो L L होता तो M स्क्वायर, और बेटा यहाँ क्या हो जाएगा? -2m, ठीक है? बस देख लो बेटा आराम से, आपको याद हो चुका है। अगर समान होगी, क्योंकि देखो यहाँ भी इनपुट में है और यहाँ दोनों आउटपुट में है, तो L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 माइनस ऑफ M स्क्वायर या 2m, है ना? इसी तरह बेटा यदि असमान ध्रुवता हो, देखो बेटा
यदि असमान यदि असमान ध्रुवता हो, तो बेटा असमान ध्रुवता में भी क्या हो जाएगा? अभी आपको एक ही सेकंड में याद करा दूंगा बेटा। देखो, तो पहला कनेक्शन क्या हो सकता है? ये असमान बनाओ। बना दिया? बस कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये L1 है, ये L2 है और बीच का म्यूच्यूअल क्या है? M, ठीक है? अब देखो असमान कैसे बनाओगे कि यहाँ से धारा प्रवेश किया, है ना? मान लो, और यहाँ से धारा ने लीव किया, यानी कि ये तो प्रवेश पे खड़ा है और ये लीव पे खड़ा है, ठीक है? और क्या हो सकता है बेटा? और हो सकता है सर ये वाला कनेक्शन। और क्या कनेक्शन हो सकता है? या यहाँ लिख देता हूँ। और क्या कनेक्शन हो सकता है सर? कि देखो इस तरह से हो सकता है, एक इंडक्टर ये रहा और एक ये रहा। देखो जैसे यहाँ पर था ना, तो यहाँ लीव में बना दो और यहाँ प्रवेश में बना दो, ये भी असमान हो गया। हुआ कि नहीं? हुआ सर, हुआ। तो बस फॉर्मूला भी कोई दिक्कत नहीं, अभी याद हो जाएगा आपको। आराम से देखो बेटा, आराम से। तो यहाँ से मेरा L तुल्य जो निकलता है, L तुल्य बेटा, शुरुआत का फॉर्मूला तो सेम है, L1 L2 बट्टे में क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2। यहाँ तक बेटा आपको याद है? देखो शुरुआत का दोनों का सेम है और इसमें खास बात है बेटा, देखो दोनों का अंश भी सेम है। देखो यहाँ पर क्या है बेटा? माइनस एम स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या है? माइनस एम स्क्वायर। और क्योंकि ये असमान है ना, असमान में घटता है, तो बेटा यहाँ पे लगा दो प्लस 2m, बस यही अलग है ना? बस इस तरह से आपने इंडक्टर के बारे में सारी जानकारी ले ली, है ना? तो दोस्तों यही था आपके लिए इंडक्टर का छोटा सा चैप्टर। आपको कुछ भी नहीं करना बेटा, फॉर्मूला देखो बिल्कुल आसान है। प्रेरक के बारे में सारी चीजें, डॉट का मतलब एन और इसका मतलब क्या होता है जब नहीं होता तो क्रॉस, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा और क्या ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम में क्या है? इधर से धारा जारी है, इधर से भी धारा, जब भी ऐसा कनेक्शन दिखे और इधर से जारी इधर से, यानी कि आउटपुट में, तो बेटा ये फॉर्मूला लगाना। असमान ध्रुवता हो तो ये फॉर्मूला लगाना, और कोई दिक्कत नहीं। समान ध्रुवता में देख लो बेटा, जा कहां से रही आ कहां से रही, बस हो गया। और समानांतर में बेटा ये दो कनेक्शन ध्यान रखो, इसका ये हो जाएगा और यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो बेटा ये इनपुट में है और ये आउटपुट में है, यहाँ देखो ये आउटपुट में ये इनपुट में, ये भी असमान है ना? इस तरह बेटा आपने इंडक्टर का, इस तरह देखो आप, इस तरह बेटा आपने इंडक्टर के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एक बार और देखना बेटा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है? हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।